हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करेंगे आपके क्लास 9 सामाजिक विज्ञान के फोकस सिलेबस की। फोकस सिलेबस वो सिलेबस जिसके ऊपर हमें फोकस करना है, वो सिलेबस जिसके ऊपर टीचर्स फोकस करेंगे, वो सिलेबस जो हमें 90 या 90 पार पहुंचा सकता है। अब तक हम मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। इंग्लिश मीडियम में आपका सोशल साइंस का सिलेबस भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास हिंदी मीडियम सोशल साइंस है, तो हम उनके लिए स्पेशली डिस्कस करेंगे कि हमें कौन से टॉपिक करने हैं। अगर हमने ये पूरा वीडियो देखा, अच्छे से समझ लिया, तो इसका मतलब ये होगा हमारा 50% सिलेबस यही हो गया। इसी 10 से 15 मिनट में 50% सिलेबस हमारा हो जाएगा। यानी हमें क्लियरली पता लगेगा कि हमें किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है, और उन टॉपिक्स को अगर हम ठीक से समझ पाए तो हमारी रिवीजन रह जाएगी सोशल साइंस की केवल 2 दिन की। जैसा कि हम डिस्कस करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, तो 2 दिन में हम टोटल अपनी सोशल साइंस को रिवाइज कर पाएंगे। अगर हमने कुछ भी नहीं किया है तो भी हम अगर 2 दिन वो MIQ यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेंगे तो काफ़ी रहेगा 90+ स्कोर करने के लिए। यानी हमारा एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि हमारा 2 दिन में एक सब्जेक्ट तो डन, फाइनल हुआ। बाकी सब्जेक्ट के बारे में बाद में सोचेंगे। तो चलिए देखते हैं सोशल साइंस में क्या चेंज आए हैं, फोकस सिलेबस में कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है। वैसे जितने भी सब्जेक्ट का फोकस सिलेबस सभी सब्जेक्ट का रिलीज किया गया है, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा जो चेंज आया है वो आया सोशल साइंस में, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेंथी सिलेबस था, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर वो कन्फ्यूज़न दूर हो गए, टॉपिक के टॉपिक ही उड़ा दिए गए। तो यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर देखिए ज्योग्राफी में, जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा भूगोल में, भारत का आकार तथा स्थिति। इसमें हमें डिस्कस करना है, आकार तथा स्थिति को डिस्कस करना है। भारत का आकार कितना है, भारत की स्थिति कितनी है, तो आकार जो हमारा क्षेत्रफल कितना है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है हमारा, जिसके आधार पे हम 7वें स्थान पे आते हैं। तो इसको डिस्कस करना है। जो 6 बड़े देश कौन से हैं, स्थिति को डिस्कस करना है, यानी भारत का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार है उसको डिस्कस करना है, जो आपको अच्छे से पता होगा। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 2-5 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में। ये पक्का कर लीजिएगा, ये कंफर्म आपके एग्जाम में रहने वाला है। ओके, उसके बाद हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति के क्या लाभ प्राप्त हैं। 3 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन बनेगा जिसको आपको करना है। और भारत के पड़ोसी देश, यानी कि यहाँ से अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं तो एक ही क्वेश्चन बन रहा है। भारत का जो समय है उसको उड़ा दिया गया है। जैसे भारत अरुणाचल प्रदेश में गुजरात से 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है, क्यों होता है, तो ये आपका टॉपिक पूरा चला गया है। तो हमें इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। ओके, यानी कि अगर हम चैप्टर को MIQ के थ्रू देखें तो यहाँ पर जितने टॉपिक रहे 7 से 8 मिनट का चैप्टर रहेगा ये आपका टोटल। सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर भारत के भौतिक लक्षण। इस चैप्टर में भी बहुत कम टॉपिक्स रह गए। जैसे भारत का भौतिक विभाजन आपको करना है। भारत को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। उत्तर में हिमालय प्रदेश है, उसके बाद उत्तरी भारत का विशाल मैदान है, थार का मरुस्थल है, पठारी प्रदेश है, तटीय मैदान और द्वीप समूह। उन 6 की स्थिति आपको पता होनी चाहिए और उनके बारे में एटलीस्ट 3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ओके, इतना तो आप कर लोगे तो ये आपका मेन टॉपिक हो गया। उसके साथ साथ आपको उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम हिमालय का विस्तार है वो पता होना चाहिए। लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, लगभग 3200 किलोमीटर के आसपास लंबाई हो जाती है। लगभग 150 से 320 किलोमीटर के आसपास जो हिमालय उसकी चौड़ाई हो जाती है, क्योंकि चौड़ाई है कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इनमें से अलग से जो पूछा जा सकता है उसमें है उत्तरी मैदान का गठन, निर्माण कैसे हुआ है, क्योंकि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों ने किया तो इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, और इसकी मुख्य विशेषताएं लिखनी है। ओके, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रह सकता है, भाबर और तराई में अंतर बताइए, फिर खादर और बांगर में अंतर बताइए। ये हम ऑलरेडी जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज की थी तब भी हमने बात की कि ये क्वेश्चंस जब भी आपके एग्जाम हुए हैं तब से ये क्वेश्चंस आते रहे, हर बार आते रहे और इस बार भी आएंगे। इसके साथ साथ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में आपको अंतर बताना है, ये टॉपिक करना है, तटीय मैदान। ओके, तो ये कुछ ही टॉपिक्स रह गए हैं और इनमें भी आपको टच करना है, डुबकी नहीं लगानी, डीपली नहीं जाना है। ओके, तो ये सेकंड चैप्टर है जिसमें चेंज आए हैं। जो हमारे सेकंड चैप्टर में भारत का भौतिक विभाजन, उससे पहले कुछ टॉपिक दिए गए जैसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया गया है, प्लेटों की सीमाएं दी गई है, वो सारी की सारी उड़ गई है। नदियों का महत्व है, झीलों का महत्व क्या, तो उन पर फोकस हमें नहीं करना है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर की बात करें, क्योंकि थर्ड चैप्टर ऑलरेडी आपके सिलेबस में नहीं था। फोर्थ चैप्टर में क्या क्या फोकस करना है, बहुत छोटा रह गया है, बहुत कम टॉपिक्स है जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। मौसम और जलवायु के बीच में अंतर क्या है,
मौसम और जलवायु के बीच में अंतर क्या है ये आपको बताना है। उसके बाद टॉपिक करना है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से। आपका जो एनसीईआरटी की बुक है उसका पहला पेज है, उसके ऊपर दोनों ये टॉपिक दिए गए। उसके बाद मानसून के आगमन और वापसी की ऋतु है, इसके 5 या 7 पॉइंट जैसे हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में डिस्कस किए उस तरीके से करना है, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनेगा। ओके, इसमें से आगमन ज्यादा इंपॉर्टेंट, वापसी वाला नहीं आएगा। और ऋतुओं को भी हमने किया था कि पॉइंट्स में करना है, तो ऐसे ही आपको इसको करना 5-1 मिनट में लगा करके। तो कम से ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो 20 मिनट में आपका ये चैप्टर हो जाएगा। तो बहुत सारे टॉपिक्स है वो चले गए हैं, जैसे कि मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन से हैं, या फिर वर्षा जो मानसूनी वर्षा उसकी विशेषताएं, उसका वितरण, या मानसून है वो एकता का परिचायक माना जाता। तो इस टाइप के क्वेश्चन से अब उनके ऊपर हमें फोकस नहीं करना है। ओके, उसके बाद 5th चैप्टर की बात करें, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। इसमें प्राकृतिक वनस्पति रहेगी, वन्य जीव चला गया है। यहाँ पर हमें फोकस करना है भारत में पाई जाने वाली प्रमुख प्रकार की वनस्पतियां कौन सी है। 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियां, पर्वतीय वन, मैनग्रोव वन। तो उनके ऊपर आपको पता होना चाहिए, मैफर्क में पता होना चाहिए। और पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इकोसिस्टम, वो आपको पता होना चाहिए। वनस्पति और जीवों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। वनस्पति तथा जीवों को या उनकी जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, एनसीईआरटी बुक में शुरुआत में ही ये दिया गया, डिस्कस किया गया। तो ये क्वेश्चंस भी हमने एमआईक्यू में डिस्कस किया, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके 3 टॉपिक ही रह गए हैं इस चैप्टर में से। तो ज्योग्राफी का सिलेबस है, अगर हम कंपेयर करें पहले जो था तो लगभग 40% के आसपास टॉपिक्स रहे हैं जिन पर हमें फोकस करना है। तो बहुत ईजी होने वाला आपके लिए 90% स्कोर करना लाइक दैट पे हलवे की तरह होने वाला है। उसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे, लोकतांत्रिक राजनीति विज्ञान, जिसको आप सिविक्स भी कहते हो। इसमें पहला चैप्टर है लोकतंत्र क्या, उसकी विशेषताएं और लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में तर्क। 4 क्वेश्चन बने हैं। लोकतंत्र है क्या, परिभाषा आप सभी को पता है, लोक जमा तंत्र, यानी कि लोक का अर्थ होता है लोक का अर्थ है लोग, और तंत्र का अर्थ होता है शासन, यानी कि लोगों के शासन को लोकतंत्र कहते हैं। अब्राहम लिंकन ने भी कहा ना, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। हो गई परिभाषा, इसमें इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। उसके बाद उसकी विशेषताएं बतानी है, उसके पक्ष में तर्क देने, ये विशेषताएं पक्ष में तर्क है, और विपक्ष में कुछ कमियां बतानी है। हमने चैप्टर में डिस्कस किया कि 2 ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं, और वो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे। तो ये रहेगा आपका छोटा सा चैप्टर जिसमें 3 ही टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं। उसके बाद आपको रिवाइज करना है 2nd चैप्टर संविधान निर्माण। इसमें आपको करना है संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था, संविधान सभा के मार्गदर्शक सिद्धांत कौन से हैं। मार्गदर्शक सिद्धांत और दर्शन दोनों चीजें, एक तरीके से कहें तो दर्शन में भी हमारे जो प्रिम्बल दिया गया, प्रस्तावना दी गई है ना, उद्देशिका दी गई है, तो उसमें जो मेन टॉपिक्स दिए गए वही हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत रहे हैं, वही हमारे दर्शन रहे हैं। तो अगर ध्यान से करोगे तो ये एक ही क्वेश्चन बनता है, एक ही टॉपिक बनता है। तो ये टॉपिक आपको करने। चुनावी राजनीति जो हमारा 3rd चैप्टर है, जो थोड़ा सा लेंथी है, इसमें हमारे टॉपिक हमें करने हैं फोकस सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है, पहला क्वेश्चन बनेगा। चैप्टर को जैसे ही खोलेंगे सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है। लोकतांत्रिक चुनावों की विशेषताएं क्या है, कैसे कहेंगे कि ये चुनाव लोकतांत्रिक है, तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। तीसरा रहेगा चुनाव प्रक्रिया क्या, चुनाव प्रक्रिया मतलब उसके चरण क्या होते हैं। चुनाव की घोषणा होती है, उसके बाद नामांकन होता है, नामांकन की जांच होती है, नामांकन वापस लिया जाता है, चुनाव प्रचार होता है, वोटिंग होती है, मतगणना होती है। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। चुनाव आयोग के अधिकार और कार्य क्या होते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष के लिए चुनौतियां कौन कौन सी है, तो कुछ 3 या 4 चुनौतियां अभी भी बनी हुई है, तो कौन सी है, तो ये भी आपको तैयार करने। तो ये कुछ छोटे से टॉपिक है जो हम इस चैप्टर से तैयार करेंगे। उसके बाद 4th जो चैप्टर है संस्थानों का कामकाज, इसमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है, संसद के दोनों सदन, इससे आपके 2 क्वेश्चन एमसीक्यू में रह सकते हैं 1 मार्क्स में। संसद के दोनों सदनों में अंतर, काफी कुछ आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, इनकी शक्तियां क्या होती है, कार्य क्या होते हैं। मंत्री परिषद 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कौन कौन से, वो आपको तैयार करना है। राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां, न्यायपालिका के कार्य और शक्तियां, और न्यायपालिका हमारे यहाँ पे स्वतंत्र है कैसे कह सकते हैं। तो ये टॉपिक हमें करने हैं पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें, अर्थशास्त्र की बात करें, तो इकोनॉमिक्स में हमें पहला चैप्टर दिया गया पालमपुर गांव की कहानी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एमआईक्यू में। तो यहाँ पर उत्पादन के कारक, ये एक ही क्वेश्चन बनेगा जो 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है इस चैप्टर से। उत्पादन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं।
उसके बाद पालमपुर की कहानी मतलब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, कितने गवर्नमेंट स्कूल्स है, कितने प्राइवेट स्कूल है, कब बिजली आई, कितनी सुविधाएं हैं, लोग क्या करते हैं, कितने घर हैं, 450 के आसपास वहाँ पर घर हैं, जिसमें से 150 भूमिहीन लोग हैं। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए बेसिकली। कृषि और गैर कृषि गतिविधियां कौन सी है, एक छोटा सा क्वेश्चन बनेगा 3 मार्क्स का। और बहुविध फसल, एक वर्ष में एक ही भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसलें लेना बहुविध है, हो गया। तो ये छोटे से टॉपिक हैं जो पालमपुर गांव की कहानी में से आपके सिलेबस में, जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। सेकंड जो चैप्टर है लोक संसाधन के रूप में, भाई इसको तो पूरे में ही 2 ही टॉपिक रहे हैं। एक तो आर्थिक गतिविधियां मुख्य तौर पर 3 प्रकार की होती है, आपके लेवल तक 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, एग्जाम्पल कर लेना। और रोजगार, इस पर फोकस करना है, रोजगार है उस पर फोकस करना है कि रोजगार का एक टॉपिक दिया गया है, रोजगार कैसे उपलब्ध करवाया जा सकता है विशेष तौर पर गांव में, ओके। और इसी से रिलेटेड बेरोजगारी की भी टर्म दी गई, तो उसको हमें तैयार करना है। जो थर्ड चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का, निर्धनता होती क्या है और निर्धनता कितने प्रकार की होती है, ओके। 2 प्रकार की होती है निर्धनता, तो वो आपको तैयार करना है। निर्धनता के कारण ये आपका 100% क्वेश्चन रहेगा। निर्धनता के कारण क्या, 100% यहां से रहने वाला है। निर्धनता रोकती उपाय की, निर्धनता को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, और गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे होता है। तो ये रहेंगे आपके इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में से टॉपिक, जिनके ऊपर आप फोकस करोगे। हिस्ट्री की बात आती है, काफ़ी लंबी चौड़ी हमारी हिस्ट्री है, जो 9th क्लास की है, 10th क्लास से कंपेयर करें या किसी भी क्लास से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है हमारी हिस्ट्री। तो यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति जो चैप्टर रहेगा, छोटे से टॉपिक रह गए हैं। फ्रांसीसी समाज के 3 वर्ग कौन कौन से थे आपको बताना है। तीनों वर्ग, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। तृतीय स्टेट सारे टैक्स देता था, ओके, वही क्रांति का बड़ा कारण था। ये करना है। फ्रांसीसी क्रांति के कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, घटनाएं पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में नहीं आएगा। आतंक का शासन किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, जो 1793 से 94 का पीरियड है उसको करना आपको। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव क्या पड़े, फ्रांसीसी क्रांति की देन क्या, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो ये छोटे से टॉपिक रहे हैं, बाकी के सारे फुर्र हो गए हैं। उसके बाद सेकंड जो चैप्टर है समाजवाद और रूसी क्रांति, इसमें रूढ़िवाद, उदारवाद और कट्टरपंथी कौन थे। तो एक लाइन के क्वेश्चन बनेंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, तो इनको देख लेना क्या होते हैं। समाजवादी और उनके विचार क्या थे, समाजवाद की विशेषताएं आ गई। फरवरी और अक्टूबर क्रांति के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अप्रैल थीसिस क्या थी, रूसी क्रांति के प्रभाव क्या पड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। तो ये टॉपिक्स करने हमने ये सारे चैप्टर 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। आप क्लास 9th SST मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट के अंदर इसको सर्च करोगे, वहां पर आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों की ये चैप्टर्स मिल जाएंगे। मैथ वर्क भी आपको टोटल वहीं मिलेगा। उसके बाद तीसरा जो चैप्टर नाजीवाद और हिटलर का उदय, इसमें वर्साय की संधि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। हिटलर का उदय और उसके कारण क्या थे, हिटलर कैसे चांसलर बन गया, अच्छे से डिस्कस किया हमने, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नाजी जर्मनी में नाजीवाद की विशेषताएं बतानी है, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, थ्योरी क्या थी, युवाओं और महिलाओं की स्थिति क्या थी, नाजी विचारधारा की विशेषताएं और नाजी प्रचार के तरीके क्या थे, ये सब कुछ डिस्कस करना है। तो यहाँ पर भी आपके हिस्ट्री में टॉपिक्स बहुत कम रह गए जिनके ऊपर आप फोकस करोगे। मैथ वर्क की अगर बात की जाए तो मैथ वर्क जितना भी आपके सिलेबस में था पहले, उसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। टोटल आपको मैथ वर्क रिवाइज करना है। आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और आपके ज्योग्राफी के सभी चैप्टर्स इंक्लूडिंग द 3rd चैप्टर, जो आपको थ्योरी तो नहीं करनी है लेकिन उसका मैथ वर्क में दिया गया, वो सभी चैप्टर आपको यहाँ अच्छे से तैयार करनी, क्योंकि वो मार्क्स बड़े इजी है स्कोर करनी, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो। उनको भी हमने डिस्कस किया। क्लास 9, 10th मैथ वर्क प्लेलिस्ट में दिया गया, चैप्टर वाइज डिस्कस किया गया, एक साथ डिस्कस किया गया, तो 20 से 25 मिनट में आप मैथ वर्क को भी निपटा दोगे। तो ये था हमारा फोकस सिलेबस, इसके ऊपर आप फोकस करने वाले हो। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा कि मैं आपको रिप्लाई टाइमली दे पाऊं। और अगर आपको ये लगा कि ये हेल्पफुल है, बाकी बच्चों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, तो आप इस वीडियो को अपने क्लास के ग्रुप में शेयर कर सकते हो या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।